नमस्कार दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सीमा, बेटा शहर गए हुए मुझे 1 हफ्ता हो गया है। अब मुझे फिर से जाना होगा, तो तुम अपना ध्यान रखना। मैं कल लौट कर आ जाऊँगा। और हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये बात अपने माँ और भाई को फ़ोन पर मत बताना। बस तुम्हारा विवाह निपट जाए, फिर मैं आँख भी मूंद लूँ तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। इतना कहते हुए मनमोहन जी बस अड्डे की तरफ चले गए। तभी मनमोहन जी के एक मित्र रामलाल जी घर पर आए। आवाज़ लगाई तो सीमा ने कहा कि बाबूजी घर पर नहीं है। रामलाल जी के चेहरे पर चिंता की लकीर देखकर सीमा ने कारण पूछा तो उन्होंने कहा, बेटा बताना तो नहीं चाहता था। मनमोहन जी लगता है बहुत तंगी से गुजर रहे हैं। मुझे पता चला है वह शहर जाकर मजदूरी करते हैं और अस्पतालों में अपना खून बेचते हैं। एक बेटा कमाने वाला है, फिर पिता की ऐसी दयनीय हालत देखकर मुझे चिंता होने लगी है। मैं मनमोहन जी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर बेचारे क्या ही करेंगे। अपनी माँ से कुछ मत कहना, पर मौका मिले तो अपने भाई से अपने पिता की मजबूरी के बारे में ज़रूर बताना। वह शायद समझने की कोशिश कर ले। इतना कहकर वो चले गए। सीमा चिंतित हो गई। लगने लगा कि उसके विवाह के कारण उसके पिता अपना खून बेचने पर मजबूर हो गए हैं और उसके भाई और माँ को इसकी खबर भी नहीं है। इधर शहर में सीमा की भाभी उसकी माँ के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही थी। मम्मी जी, यह आपने कैसी सफाई की है? देखिए, डाइनिंग टेबल पर धूल जैसी की तैसी है। यह आपका गांव नहीं, शहर है। वहाँ एक बार टेबल पोंछ देती है और पूरा दिन चलता है, पर यहाँ ये नहीं होता। चलिए जाइए, साबुन लेकर आइए और इस टेबल को अच्छे से चमका दीजिए। पूरे दिन घर में बैठकर आप सिर्फ खाना खाते हो और टीवी देखते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि राज इनको यहाँ लेकर क्यों आया है। रीना अपनी सास कमला जी से कहती है। कमला जी बोली, बहू, जब से तुम मना की हो मैं टीवी को हाथ तक नहीं लगाई हूँ। टेबल पर तो किसी ने खाना भी नहीं खाया। फिर रीना बोली, एक तो कहना नहीं मानती है, ऊपर से बहस करती है। अगर कोई खाना नहीं खाया तो क्या टेबल साफ नहीं होगा? और जब मैं घर में नहीं रहती हूँ तब मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। याद रखिए, एक ही बेटा है आपका, जानती है ना मैं क्या कर सकती हूँ। मूर्ख तो मैं ही थी कि आपकी रोने धोने की आवाज़ सुनकर आपको ले आने को बोला। मुझे क्या पता था आप महीनों यहाँ बिता देंगी। कमला जी बोली, बहू, अभी बेटी की शादी नहीं हुई, इसीलिए मैं तुम्हारी गृहस्थी देखने आ जाती हूँ। जब वो विदा हो जाएगी तब मुझे कहाँ फुर्सत मिलेगी। 2-3 जगह बात चल रही है। अगर शादी तय हो जाती है तो शादी की सारी खरीदारी यहीं से कर लूँगी। रीना बोली, अच्छा, तो अब पता चला कि आप यहाँ क्यों रुकी हुई है। सुन लीजिए, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं और ससुर जी का जो बिजनेस चलता है हम तो उसमें से कुछ पैसे मांगते नहीं हैं, जो आप अपने बेटे की तनख्वाह पर नज़र रख रही है। और बेटी की शादी धूमधाम से करने की क्या ज़रूरत है? किसी मंदिर में भी कर लेंगे तो भी चलेगा। वैसे भी आपकी बेटी को कौन पसंद करेगा। अगले दिन घर से खबर आई कि सीमा का रिश्ता तय हो चुका है। कमला जी खुशी के मारे कमरे से निकलते हुए बेटे को आवाज़ देने लगी, राज इधर तो आओ, एक खुशखबरी देनी है तुम्हें बेटा। राज बाहर आया और पूछा, क्या खुशखबरी है माँ? कमला जी ने कहा, तुम्हारे बहन की शादी तय हो चुकी है बेटा। शादी अब हमें तैयारी शुरू करनी होगी। राज मुस्कुराकर बोला, ये तो बड़ी अच्छी खबर है माँ। कमला बोली, बेटा, शादी के खर्चों के लिए दुकान बेचकर पैसे तो पूरे हो जाएंगे और उसके कपड़े लत्ते के लिए मैं भी कुछ पैसे बचा कर रखी हूँ। पर तुम तो जानते हो अब तुम्हारे बाबूजी बूढ़े हो गए हैं। अब तो मुझे हर बात बताते भी नहीं है। पता नहीं हर हफ्ते शहर जाते हैं और न जाने क्या करते हैं। जो कुछ पैसे लेकर आते हैं पर दिनों दिन उनका शरीर गिरता ही जा रहा है। फिर भी उन्होंने कहा है कि वो इंतज़ाम कर लेंगे। अगर तुम एक बार उनसे बात कर लो और सीमा के जेवर का इंतज़ाम कर लो तो बहुत बोझ हल्का हो जाएगा। राज बोला, हाँ माँ, क्यों नहीं। वैसे भी रीना को जो शादी में जेवर मिला था वो तो पहनती भी नहीं है।
उसी में से कुछ जेवर हम सीमा को दे देंगे। आप निश्चिंत रहिए। बेटे की बात सुनकर कमला जी को थोड़ी राहत मिली। कमरे में जाकर राज ने रीना से सारी बात बताई। रीना गुस्से से तिलमिला उठी और बोली, ये क्या बात हुई? बिजनेस में जब फ़ायदा होता था तब तो वे आपको पैसे नहीं देते थे, अब घाटा हुआ तो उसके जिम्मेदार क्या हम हैं? और आज तक तुमने मुझे कौन से जेवर बनाकर दिए जो मैं तुम्हें दे दूँ? गुस्से में रीना 2-3 दिन तक राज से नाराज़ रही। कमला जी पूरे दिन घर के काम में लगी रहती थी। रीना को भी अच्छा बहाना मिल गया था। वो एक तिनका इधर से उधर नहीं करती और राज कभी मिठाई, कभी आइसक्रीम तो कभी समोसे लाकर बीवी को मनाने की कोशिश करता। एक दिन राज ने पिता से बात करने के लिए फ़ोन किया। सीमा ने फ़ोन उठाया और बातों बातों में रोते हुए अपने भाई को अपने पिता की हालत के बारे में बताया। राज को बहुत आश्चर्य हुआ। पिता ने कभी अपनी परेशानी जाहिर नहीं की और नहीं उसने जानने की कोशिश की कि उसे अपने आप परेशान ज़िंदगी महसूस होने लगी। वो सोचने लगा कि ऐसा क्या करे जो अपने पिता की मदद कर सके। और खबरदार जो गहने देने की बात की। नेहा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, जो बात आपको समझाना चाह रही थी वो आपने खुद ही कह दी। आज मैं अपने माता पिता द्वारा दिए गए गहने से उनकी ही मदद नहीं कर पा रही हूँ, तो सोचिए कल को जब हमारे घर में ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तब यही बात अगर मेरे माँ बाप बोले तो आपको कैसा महसूस होगा। कामना जी सब समझ गई, पर वो एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। नीता ने अपने ससुर और पति को रीना के घर की स्थिति के बारे में सब बात बताई। उसके पति ने माँ को समझाने की कोशिश की तो कामना जी बोली, हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ, तुम सब अच्छे हो, ये सब तुम्हारी बीवी का किया धराया है। अगर कुछ और शिकायत हो तो वो भी कर दो। कामना जी के पति बोले, एक बात बताओ, आज अगर तुम पर कोई मुसीबत आ जाए तो तुम क्या करोगी? क्या पीछे हो जाओगी? क्या पति की मुसीबत से ज़्यादा औरत के गहने प्यारे होंगे? सब कहते रह गए और कामना जी वहाँ से उठकर चली गई। इधर राज रीना को समझाकर हार गया और कमला जी से बोला, माँ वो गहने देने को तैयार नहीं है। ऐसा करता हूँ, मैं बैंक से लोन लेता हूँ और जेवर बनवा देता हूँ। आप चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ आप तीनों पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। कमला जी बोली, बेटा उसे चुकाने में तो बहुत समय लग जाएगा, फिर तुम्हारे भी तो इतने खर्चे हैं। राज बोला, आप उसकी चिंता मत करो, मैं सब कुछ कर लूँगा। रीना ने सारी बात सुन ली और पति से बोली, मुझे तो साल में एक बार सालगिरह पर एक छोटी सी अंगूठी देकर टाल देते हो, आज अपनी बहन के लिए जेवर बनवाने का सोच रहे हो। राज बोला, याद रखना, अगर तुम्हारे इस व्यवहार के कारण मेरी बहन की शादी टूटी या मेरे माता पिता को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। अब तुम गहने नहीं दोगी तो मुझे ये तो करना ही पड़ेगा। रखो अपने गहने अपने पास। इतना कहकर वो बैंक चला गया। रीना गुस्से से तिलमिला गई और कमला जी के पास जाकर बोली, मम्मी जी, मैंने काम वाली को निकाल दिया है, अब झाड़ू पोछा बर्तन भी आपको ही करना पड़ेगा। कमला जी बोली, बहू मैं पहले ही इतना काम कर रही हूँ, अब ये सब मुझसे नहीं होगा। रीना बोली, कैसे नहीं होगा? और हमारे पास क्या पैसों का पेड़ लगा है? अरे अब पैसे नहीं बचाएंगे तो लोन कैसे चुकाएंगे? आपका क्या है? आपने तो बेटे के सामने मुंह खोल दिया, अब मेरा पति कर्ज लेगा तो बचत करनी ही होगी। इतना कहकर रीना चली गई। कमला जी थक कर चूर हो जाती है। एक दिन शाम के वक्त उसके पति मनमोहन जी का फ़ोन आया। कमला, क्या हुआ? थकी थकी लग रही हो? वो बोली, अब क्या बताऊँ आपको, बहू को तो घर की लक्ष्मी कहा जाता है, लेकिन यहाँ तो मुसीबत में भी वो साथ देने को तैयार नहीं है। राज दिन रात लगा हुआ है तो मुझे भी कुछ करना होगा। मनमोहन जी सब समझ गए। वो बोले, कमला कोई ज़रूरत नहीं है सहने की, तुम वापस आ जाओ, मैं दुकान बेच दूंगा। कमला जी बोली, दुकान बेच देंगे तो हम खाएंगे क्या? मनमोहन जी बोले, मुसीबत की घड़ी में बहू ऐसा हमारे साथ कैसे कर सकती है? हमने उसकी शादी में कोई कमी नहीं रखी, दान दहेज नहीं दिया, फिर भी हमने अपनी तरफ से उसे सब कुछ दिया था। कमला जी बोली, अब छोड़िए ना उन बातों को, हमने अपना फ़र्ज़ निभाया। परिवार क्या होता है और उसके लिए क्या त्याग करना होता है।
करीब 15 दिन बाद राज बहन के गहने बनवा कर लाया। माँ बहुत खुश हुई और बोली, बेटा अब मेरे जाने का टिकट करवा दो, वहाँ जाकर शादी का इंतज़ाम भी तो देखना है। एक रोज़ राज नहीं था और कमला जी स्नान कर रही थी। रीना ने दोनों गहनों को अदला बदली कर दिया। कुछ दिनों बाद कमला जी जब वापस जाने लगी तो रीना ने बहुत खुश होकर उन्हें विदा किया। कमला जी को आश्चर्य हुआ, पर उन्हें लगा हो सकता है शायद रीना बदल गई हो, और वह चली गई। उसके जाने के बाद रीना ने कामना जी को फ़ोन करके सारी बात बताई। कामना जी बोली, बेटा तुमने तो कमाल कर दिया, अच्छा किया, उस पर तुम्हारा ही हक है। आखिर तुम्हारे पति ने जो बनवाया है। जाने दो बुढ़िया को, जब उसकी बेटी को नकली जेवर चढ़ेंगे और ससुराल में उसकी खिंचाई होगी तब पता चलेगा। इतना कहकर दोनों माँ बेटी हंसने लगी। कमला जी मनमोहन जी से बोली, जेवर घर में रखना सही नहीं होगा, क्यों ना इसे साहूकार के पास रखवा दे। साहूकार गहने देखते ही बोला, मनमोहन जी आप तो इज्जतदार आदमी हैं, फिर आप मेरे साथ धोखा कैसे कर सकते हैं। मनमोहन जी बोले, धोखा? साहूकार बोला, ये गहने नकली है, ये देखिए। जैसे ही उसने गहनों पर नमक का पानी डाला, गहनों का रंग बदलने लगा। दोनों दंपति हैरान हो गए। कमला जी ने बेटे को तुरंत फ़ोन किया और सारी बात बताई। राज सब समझ गया और बोला, माँ आप चिंता मत करो, आप तैयारी करो, मैं जेवर वक्त पर लेकर पहुँच जाऊँगा। इतना कहकर राज ने फ़ोन रख दिया और तुरंत घर के लिए रवाना हुआ। रीना को पता नहीं था राज घर आया है। वो आईने के सामने उन जेवरों को पहनकर इतरा रही थी। राज को देखी तो आप कब आए? जल्दी जल्दी गहनों को छुपाने की कोशिश करने लगी। राज ने एक जोर से थप्पड़ रीना को जड़ दिया और बोली, स्वार्थी औरत, तुम्हें अपने सजने संवरने की पड़ी है। वहाँ मेरे माँ बाप की इज्जत और मेरी बहन की शादी टूट सकती थी। आखिर तुम्हारे दिमाग में ये सारी खुरापत आते कैसी है? रीना कुछ कहती तभी कामना जी का फ़ोन आया। राज ने फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। कामना जी बोली, अरे बेटा उन जेवरों के साथ अपनी एक फ़ोटो तो भेज, और हाँ ध्यान रखना ये बात दामाद जी को पता नहीं चलनी चाहिए। राज बोला, आप जैसी औरत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। अपनी बेटी की खुशी की पड़ी है और दूसरों की बेटी और माँ बाप की इज्जत भाड़ में जाए। अगर इतनी ही अपनी बेटी की चिंता है तो ले जाइए इसे। इतना कहकर राज ने फ़ोन रख दिया। अब तो कामना जी के पसीने छूटने लगे। राज ने सारे जेवर को इकट्ठा किया, एक बैग में अपने और रीना के कपड़े डाले और बोला, हम अभी के अभी घर जा रहे हैं। रीना बोली, नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, वहाँ मुझे बहुत गर्मी लगती है। राज ने दूसरा थप्पड़ रीना को जड़ दिया और बोला, जाएगा तो तुम्हारा भूत, चलो जल्दी से। इतना कहते हुए उसे खींचते हुए गाड़ी में बिठाया और निकल गया। 4-5 घंटे बाद राज घर पहुंचा। साहूकार से जाकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और बोला, कुछ गलतफहमी हो गई थी, ये रहे असली जेवर और इसे संभाल कर रख देना। राज रीना से बोला, क्या तुम कुछ कहना चाहोगी? रीना बोली, कहने को बचा ही क्या है, लुटा दो अपनी सारी कमाई अपने घर वालों पर, मुझे क्या करना है। कमला जी रीना से बोली, बहू मुसीबत की घड़ी में तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अरे ये घर तुम्हारा है, तुम्हें सबसे पहले इस घर की इज्जत के बारे में सोचना चाहिए, और तुमने ऐसा किया। छी। रीना कुछ कहती उससे पहले ही कमला जी बोली, राज आज तक मैं चुप रही, पर बहू ने वहाँ घर की कामवाली को निकलवा दिया और सारे घर काम मुझसे करवाती, ये कहकर कि अगर मैं नहीं करूँगी तो वो तुम्हें हम लोगों से दूर कर देगी। पर इस बार तो बहू ने तो हद ही कर दी। रीना बोली, मेरे पति के कमाई पर बस मेरा अधिकार है, आप लोगों का कुछ नहीं, और आपकी बेटी का ठेका मैं नहीं लूँगी। अरे जेवर और धूमधाम से शादी करने की क्या ज़रूरत है? कौन सी आपकी बेटी रूप सुंदर है? किसी मंदिर में ले जाकर किसी लड़के से शादी करवा दो। पर नहीं, इन्हें तो राजकुमार चाहिए। कमला जी के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने जोर का थप्पड़ रीना को लगाया और बोली, चुप कर लड़की, खुद को क्या अप्सरा समझती हो जो मेरी बेटी के रंग रूप पर व्यंग कस रही हो? हमने तो तुम्हें देखा भी नहीं था, वो तो तुम्हारे भाई और पिता के व्यवहार को देखकर हम तुम्हें अपने घर की बहू बना लिए। पर तुम ऐसी भावना शायद तुम्हारी माँ से आई है। अगर उनसे मिले तो शायद तुम्हारे साथ हम अपने बेटे का रिश्ता कभी ना करते। बेटा राज,
हमें तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए। तुम अपने सारे पैसे गहने इसे दे दो और सुख शांति से रहो। हमें हमारे हाल पर जीने दो। राज बोला, माँ, मुझे ऐसी औरत के साथ नहीं रहना जो मेरे माँ बाप की इज्जत ना करे। ये सब इसकी माँ का किया धराया है। मैं कहता हूँ इसे वापस इसके मायके भेज दो। पर बाबूजी, मुझे आपकी एक शिकायत रहेगी। आपने मुझे इस लायक ही नहीं समझा कि मैं आपकी मदद कर सकूँगा। आप मजदूरी करने लगे और यहाँ तक कि अपना खून भी बेचने लगे। मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ। ऐसा कहते कहते राज की आंखें भर आई। मनमोहन जी ने बेटे को हौसला दिया। तभी कामना जी का पूरा परिवार वहाँ पहुँचा। रीना रो रो कर अपने ससुराल वालों की शिकायत करने लगी। उसका भाई और पिता हाथ जोड़कर राज के सामने अपनी बहन के लिए माफ़ी मांगने लगे। कामना जी बोली, ये क्या कर रहे हैं? आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? अरे मैं तो कह रही हूँ पुलिस को बुलाओ और इन लोगों को जेल भेजो। कामना जी के पति ने एक थप्पड़ अपनी पत्नी को जड़ दिया और बोले, काश कि मैंने तुम्हें पहले ही रोक लिया होता तो मेरी बेटी तुम्हारी जैसी नहीं बनती। अरे इतना अच्छा परिवार और पति मिला है, तुम्हें क्या चाहिए? रीना, क्या पूरी ज़िंदगी तुम मायके में रहना चाहती हो? अरे अपनी भाभी से सीखो कैसे वो घर को एक करके रखती है। और तुम्हें आए हुए अभी 2 साल नहीं हुए कि तुमने इस घर की इज्जत को नीलाम करने की सोच ली। समधी जी, हमें माफ़ कर दीजिएगा। हमें आपका सहारा बनना चाहिए था। वहाँ हमारी बेटी के दुख का कारण बन गई। उसका भाई राज से बोला, जीजा जी, मैं रीना को अपने साथ नहीं ले जाऊँगा। मैं तो कहता हूँ आप भी इसे शहर मत ले जाइएगा। गांव में कुछ महीने रहने दीजिए, अपने आप इसे समझ में आ जाएगा। और आज के बाद मेरी माँ तब तक अपनी बेटी से बात नहीं करेगी जब तक उनमें भी सुधार न आ जाए। हम चलते हैं। इतना कहकर वो सब चले गए। रीना का मुँह खुला का खुला रह गया। राज बोला, सुन लिया तुमने? तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे शर्मिंदा हो चुके हैं। अपनी माँ के कहने पर चली। आज वो माँ भी तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकी। मैं भी तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। तुम यही रहोगी और घर का सारा काम करोगी। जो जो तुमने मेरी माँ से करवाया वो सब तुम यहाँ करोगी। और जब तक तुम एक अच्छी पत्नी नहीं साबित होती, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। इतना कहते हुए राज भी अगले दिन चला गया। धीरे धीरे रीना को एहसास होने लगा कि उसने क्या भूल की। इतना कुछ होने पर भी मनमोहन जी और कमला जी का व्यवहार उसके प्रति बहुत अच्छा था। सीमा एक बहन और सखी की तरह रीना की मदद करती थी। रीना अपने ही नज़रों में शर्मिंदा हो गई जो उसके व्यवहार से झलक रहा था। महीने दिन बाद सीमा की शादी हुई। रीना ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये देखकर राज को बहुत खुशी हुई। रीना ने हाथ जोड़कर अपनी सास, ससुर और पति से माफ़ी मांगी। कमला जी बोली, बहू, तुम तो इस घर की लक्ष्मी हो। हमारा जो कुछ है वो तुम्हारा ही है। बस इतना याद रखो, जब तक तुम हमें अपना नहीं समझोगी सब बेकार है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।